हेलो एवरीवन, मैं महिमा त्रिवेदी आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा पर। जैसा कि आपको पता है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भूगोल विषय से संबंधित क्लासेस चलाई जा रही हैं। अभी हम प्लेटफॉर्म पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने टीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं और पिछले वीडियो से हम लोगों ने पीजीटी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू किया है, जिसमें हम लोगों ने पीजीटी 2021 का भाग 1 देख लिया है। और आज उसी क्रम में हम पीजीटी 2021 का भाग 2 देखेंगे, जिसमें हम प्रश्नों की व्याख्या को भी देखेंगे और साथ ही साथ नवीनतम आंकड़ों को भी शामिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 63। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 62 तक सॉल्व कर लिया था। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 63। भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है। यह कथन है ए रिटर, बी हंटिंगटन, सी हेटनर, डी ब्रून्स। इसका सही उत्तर है सी हेटनर। भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है। यह कथन हेटनर महोदय का था। यह जर्मन भूगोलवेत्ता है। इन्होंने भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान के रूप में या फिर कोरोलॉजिकल साइंस कहा था। क्षेत्र वर्णन विज्ञान या फिर कोरोलॉजिकल साइंस। इनका मानना था कि भूगोल भूतल पर प्रादेशिक भिन्नताओं का विज्ञान है। भूगोल भूतल पर प्रादेशिक भिन्नताओं का विज्ञान है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को कहते हैं। ए महाद्वीपीय मग्न ढाल, बी महाद्वीपीय मग्न तट, सी महाद्वीपीय तट, डी महासागरीय कटक। इसका सही उत्तर है बी महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट जो होते हैं ये महाद्वीप का ही भाग होते हैं। इनकी जो औसत गहराई है वो 200 मीटर तक होती है और संपूर्ण महासागर में ये 7.5% भाग तक इनका विस्तार पाया जाता है। सर्वाधिक विस्तार इनका अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर में, उसके बाद प्रशांत महासागर में, फिर हिंद महासागर में इसका विस्तार पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। यारडंग एक स्थलाकृति है। ए वायुड़ भूदृश, बी हिमानी भूदृश, सी कास्ट भूदृश, डी नदीय भूदृश। इसका सही उत्तर है ए वायुड़ भूदृश। यारडंग जो होता है वो पवन द्वारा निर्मित एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है। अपरदनात्मक स्थलाकृति है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। मेट्रोलॉजिका नामक पुस्तक किसने लिखी है। ए अरस्तु, बी पोसिडोनियस, सी प्लेटो, डी एरेटोस्थनीज। इसका सही उत्तर है ए अरस्तु। अरस्तु की प्रमुख पुस्तक है मेट्रोलॉजिका, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड का वर्णन किया है। ब्रह्मांड का वर्णन किया है और यह एक यूनानी दार्शनिक थे। अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे। यह नियतिवाद के समर्थक थे। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 67। चीन की 90% मिट्टी है। ए लोएस, बी जलोढ़, सी पेडाल्फ, डी लोएस एवं जलोढ़। इसका सही उत्तर है डी लोएस और जलोढ़ मिट्टी। चीन का 90% भाग जो है लोएस और जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। कौन सा युग्म ठीक से मेल नहीं खाता है। इधर भूगोलवेत्ता दिए हुए हैं और इधर उनकी पुस्तकें दी हुई है।
ई ए एकरमैन द साइंस ऑफ ज्योग्राफी, बी है टी डब्ल्यू फ्रीमैन अ 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी, सी है आर ए डिकन्सन प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योग्राफी, डी है ए सी दास द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया। यहाँ पूछ रहा है मेल नहीं खाता, इसका सही उत्तर है डी ए सी दास। ये नहीं, द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वैदिक के जो इंडिया के जो लेखक है वो है मनोहर भार्गव। अन्य जो दिए हुए हैं वो सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, नीली क्रांति से आशय है ए मछली पालन, बी मुर्गी पालन, सी मधुमक्खी पालन, डी सुअर पालन। नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से है, इसका सही उत्तर है ए। अन्य देख लेते हैं। मुर्गी पालन तथा अंडा जो है रजत क्रांति से संबंधित है, और मधुमक्खी पालन स्वर्ण क्रांति से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, अमेरिकी समाजशास्त्री लेविस मनफोर्ड ने नगरों की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ए 6, बी 4, सी 5, डी 7। तो इसका सही उत्तर है ए 6। लेविस मनफोर्ड ने अपनी पुस्तक कल्चरल ऑफ द सिटीज में इन्होंने नगरों की 6 अवस्थाएं बताई हैं। यहाँ पर अवस्थाएं देख लेते हैं। पहली अवस्था ईओपोलिस, दूसरी अवस्था है पोलिस, तीसरी अवस्था मेट्रोपोलिस, चौथी अवस्था है मेगालोपोलिस, पांचवी अवस्था है टायरानोपोलिस, और अंतिम अवस्था या छठी अवस्था जो है वो नेक्रोपोलिस। ये 6 अवस्थाएं लेविस मनफोर्ड ने बताई थी। ये उनकी प्रमुख पुस्तक है कल्चर ऑफ द सिटीज। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, भूगोल में अपवादवाद के जनक कौन कहे जाते हैं? ए वॉन हम्बोल्ट, बी ई कांट, सी कार्ल रिटर, डी आर हार्टसोन। इसका सही उत्तर है बी ई कांट। यह 18वीं शताब्दी के जर्मन दार्शनिक थे। 18वीं शताब्दी के इन्हें भूगोल में अपवादवाद के जनक के नाम के तौर पर जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, विश्व में निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है? ए जापान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ब्राजील, डी सोवियत रूस। इसका सही उत्तर है डी सोवियत रूस। सोवियत रूस में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है, सर्वाधिक सेक्स रेशियो सोवियत रूस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी घटक है? ए शेर, बी हिरन, सी बाघ, डी मेढक। इसका सही उत्तर है बी हिरन। देखिए हमारे पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, एक खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। भोजन का हस्तांतरण की प्रक्रिया जो होती है उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। भोजन के स्थानांतरण या हस्तांतरण की प्रक्रिया को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे प्रथम होते हैं उत्पादक, उसके बाद शाकाहारी, फिर मांसाहारी। इस प्रकार से जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है वो इस क्रम में होता है। उत्पादक के रूप में पौधे, शाकाहारी में हिरन और मांसाहारी में शेर। यहाँ पे पूछ रहा है शाकाहारी घटक,
तो यहाँ पर हिरण शाकाहारी घटक के रूप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, गल्फ स्ट्रीम है ए खाड़ी में एक नदी, बी एक महासागरीय धारा, सी जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, डी एक धरातलीय पवन। तो इसका सही उत्तर है बी एक महासागरीय धारा। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, W.V. लेविस द्वारा प्रस्तुत घूर्णन फिसलन परिकल्पना निर्माण से संबंधित है। ए भ्रंश, बी हिमगह्वर, सी पेडिमेंट, डी सौर परिवार। इसका सही उत्तर है बी हिमगह्वर, या फिर उसे हम सर्क भी कहते हैं, जो कि हिमनद द्वारा निर्मित एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ए अभिवहन, बी अवनयन, सी अभिसरण, डी संवहन। इसका सही उत्तर है बी अवनयन। जहाँ पर दो प्लेट आमने सामने अभिसरित होती है, तथा घनत्व में अंतर तथा अधिक घनत्व वाली जो प्लेट होती है वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है, नीचे चली जाती है, जिस क्रिया को हम अवनयन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है। ए सैलों का, बी पशुओं का, सी वनस्पतियों का, सी मौसम का। इसका सही उत्तर है ए सैलों का विज्ञान। पेट्रोलॉजी सैलों का विज्ञान है, जिसमें यह एक भूविज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत हम चट्टानों के अध्ययन करते हैं। चट्टानों का अध्ययन शामिल होता है, जिसमें चट्टानों का बनावट, उनकी उत्पत्ति, संरचना, वितरण आदि को शामिल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं। ए कर्नाटक में, बी केरल में, सी महाराष्ट्र में, डी तमिलनाडु में। सही उत्तर है इसका डी तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़ियाँ जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, यह पूर्वी घाट का भाग है, पूर्वी घाट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, डेल्टा केम परिणाम है। ए हिमनद निक्षेपण, बी वायु निक्षेपण, सी नदी निक्षेपण, और डी है हिमनद अपरदन। इसका जो सही उत्तर है वह है ए हिमनद निक्षेपण। डेल्टा केम स्थलाकृति जो है वो हिमनद के निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। जब हिम के पिघलने के कारण कुछ मलबा का ढेर बन जाता है, टीले के समान प्रतीत होता है, इसे हम हिमनद केम या टीला कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए विशिष्ट आर्थिक मंडल एक भौगोलिक प्रदेश है तथा इसकी आर्थिक विधियां नियम है। बी विशिष्ट आर्थिक मंडल एक प्राकृतिक प्रदेश है तथा इसकी प्राकृतिक विधियां नियम है। सी विशिष्ट आर्थिक मंडल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहित करना है। डी विशिष्ट आर्थिक मंडल का ध्येय कृषि उत्पादन को गति प्रदान करना है। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ए है विशिष्ट आर्थिक मंडल, जिसे हम SEZ भी कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक भौगोलिक प्रदेश होते हैं जिसमें आर्थिक नियम होते हैं। भारत में SEZ
जेड की शुरुआत जो हुई थी 2005 में हुई थी। इनका विशिष्ट आर्थिक मंडल या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो होते हैं ये विशेष रूप से उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां पर व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन होता है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 81। भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रिया द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। सॉरी। यह कथन किसका है? ए पावेल, बी गिलबर्ट, सी डेविस और डी है सैंडर्स। इसका सही उत्तर है सी, डेविस महोदय का है यह, जिन्होंने अपने अपरदन चक्र में यह कथन दिया था कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रिया द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इन्होंने 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना दी थी, और इनका एक और प्रसिद्ध कथन है, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल है। संरचना प्रक्रम तथा समय, इसे ही डेविस का त्रिकूट या ट्रायो कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ एंड इलस्ट्रेशन का लेखक कौन है? ए W.M. डेविस, बी जेम्स हटन, सी S.W. वुलरिज, डी H.R. मिल। तो इसके जो सही उत्तर है वह है बी जेम्स हटन। हटन की यह पुस्तक थी थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ्स एंड इलस्ट्रेशन। आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर सर ने एक क्लास ली है जिसमें प्रमुख पुस्तकें तथा उनके लेखक के बारे में उन्होंने व्याख्या की है, अच्छे से बताया है, समझाया है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। गरजने वाला चालीसा किस प्रकार के पवन से संबंधित है? ए व्यापारिक पवन, बी उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन, सी दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन, डी है ध्रुवीय हवाएं। इसका सही उत्तर है सी दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन को गरजने वाला चालीसा नाम दिया जाता है। देखिए जो पछुआ पवन होती है वो 30-35 डिग्री से लेकर 60 से 65 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश में महाद्वीपों के पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली पवन है। दक्षिणी भाग में, दक्षिणी गोलार्ध में जहां पर स्थलखंड ना होने के कारण, स्थलखंड की कमी होने के कारण, कोई अवरोध ना होने के कारण यह पवनें जो है तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं, जिसे 40 डिग्री अक्षांश पर इन्हें गरजने वाला चालीसा कहा जाता है। वहीं पर 50 डिग्री पर प्रचंड 50 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर इन्हें प्रचंड 50 कहा जाता है, और 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर इन्हें चीखता साटा के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरोही क्रम में सागरीय जल में विद्यमान लवण के प्रतिशत को सही प्रदर्शित करता है? ए मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। बी है कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सी है
सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। डी है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी, कैल्शियम सल्फेट। आरोही क्रम पूछ रहा है, घटते से लेकर बढ़ते क्रम में। कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। देखिए 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया गया महासागर में। 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया गया है, जिसमें से 7 ऐसे लवण हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इनका प्रतिशत देख लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट का 3.6%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% और सोडियम क्लोराइड 77.8%। सर्वाधिक जो लवण होता है वह होता है सोडियम क्लोराइड। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? ए 63 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 74 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही उत्तर है ए 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। महासागरों का औसत वार्षिक तापमान 63 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, कोपेन की स्कीम के अनुसार BHWH प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? ए राजस्थान, बी जम्मू कश्मीर, सी गुजरात, डी उड़ीसा। तो यहाँ पर जो दिया है ये जलवायु का प्रकार जो दिया है ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए BWHW। आयोग ने इस क्वेश्चन को नहीं माना था। इसका सही उत्तर है, यदि BWHW है तो इसका सही उत्तर होगा ए राजस्थान। राजस्थान की जो जलवायु है वो गर्म मरुस्थल जलवायु है, गर्म मरुस्थल। राजस्थान का पश्चिमी भाग जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ए डेली, बी जॉली ने, सी वैगनर ने, डी होम्स ने। जब से पेपर सॉल्व कर रहे हैं तब से आप देखिए कि ये क्वेश्चन कंटिन्यू 1 साल छोड़ के 2 साल छोड़ के कंटिन्यू पूछ रहा है। ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट हो रहा है। हाँ तो इसका उत्तर देख लेते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसका सही उत्तर है सी वेगनर। वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, सागर द्वीप या गंगा सागर पर स्थित है? ए बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय बंग तट पर, बी गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, सी बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न ढाल पर, डी मध्य गंगा मैदान। इसका सही उत्तर है सागर द्वीप, बी गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ महासागरीय निक्षेप दिया है और दूसरी तरफ उत्पत्ति। तट तलवासी पदार्थ के कोष, बी है अगाध सागरस और डी है टेरापोड ऊस, सी है टेरापोड ऊस और डी है डायटम ऊस। तो तट तलवासी पदार्थ जो है यह सागरीय जीव जंतुओं पर पादपों के मृत अस्थिपंजर। देखिए मिसप्रिंट हो गया है, ये चीज यहाँ पर आ गया है इधर साइड। ये सागरीय जीव जंतुओं तथा पादपों के मृत अस्थिपंजर से तट तलवासी पदार्थ निर्मित होते हैं। अगाध सागरस जो होते हैं वो शैवाल के प्रकार हैं। वहीं पर टेरापोड ऊस जो है, टेरापोड ऊस वो प्लवक मोलस्क जीव द्वारा निर्मित होता है। और डी डायटम ऊस जो है वो मृतिका अंशयुक्त अत्यंत सूक्ष्म, ये इधर है, मृतिका अंशयुक्त अत्यंत सूक्ष्म पौधों के अवशेष द्वारा निर्मित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ए मात्रात्मक क्रांति, बी क्षेत्रीय विभिन्नता, सी स्थानिक संगठन और डी अन्वेषण तथा वर्णन। इसका सही उत्तर है ए मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भूगोल का जो वर्णनात्मक स्वरूप था उसे अस्वीकार कर दिया गया था। उसके इस जगह पर अमूर्त सिद्धांत एवं मॉडल पर जोर दिया गया था। तब से ही भूगोल में सांख्यिकीय तकनीकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाने लगा है, जिसे हम मात्रात्मक क्रांति के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, इंडोनेशिया में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? ए मानसूनी जलवायु, बी विषुवतीय जलवायु, सी उष्ण जलवायु, डी उष्ण आर्द्र जलवायु। इसका सही उत्तर है बी विषुवतीय जलवायु। इंडोनेशिया जो है विषुवत रेखा के समीप ही स्थित एक द्वीप है, जहां पर विषुवतीय जलवायु या फिर हम भूमध्य रेखीय जलवायु कह सकते हैं, वहां पर पाई जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, एंथ्रेसाइट है? ए कोयला, बी तेल, सी तांबा, डी निकल। इसका सही उत्तर है ए कोयला। कोयले का एक प्रकार है एंथ्रेसाइट। अन्य है बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये 4 कोयले के प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और कोयला। ये सबसे उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है, जिसमें 80 से 90% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। 80 से 90% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? ए चिफ, बी जेफरसन, सी ममफोर्ड, डी है सोजबर्ग। इसका जो सही उत्तर है वह है बी जेफरसन। जेफरसन ने प्रमुख नगर, जिसे प्राइमेट सिटी भी कहते हैं, प्रमुख नगर की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किसने उद्योगों की स्थापना का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ए वॉन थ्यूनॉन, बी अल्फ्रेड वेबर, सी डब्ल्यू क्रिस्टॉलर और डी है ए लॉस। तो उद्योगों की स्थापना का सिद्धांत, इसका सही उत्तर है अल्फ्रेड वेबर महोदय ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत। इनकी एक प्रमुख पुस्तक थी थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी भाषा किस भाषा से संबंधित है? ए लैटिन, बी चाइनीज, सी जापानी, डी हिब्रू। सही उत्तर है इसका सी जापानी भाषा। सुनामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है और सुनामी का अर्थ होता है अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। सागरीय लहरों को सुनामी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 96,
सैल सरिता शब्दावली से संबंधित है? ए नदी, बी भूमिगत जल, सी परिहिमानी, डी जलप्रपात। इसका सही उत्तर है सी परिहिमानी से। सैल सरिता जो है वो परिहिमानी से संबंधित है, जिसे स्टोन स्ट्रीम भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए बोमैन, बी इसी सैम्पल, सी हंटिंगटन, डी ग्रिफिथ टेलर। तो इसकी जो राइटर है वो है इसी सैम्पल। यह इनकी पुस्तक है जिन्हें इन्होंने 1911 में इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट नामक पुस्तक लिखी थी। यह एक नियतिवादी विचारक है, रेडजल की शिष्या है ये। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। यूर्थ घर है? ए एस्किमो का, बी किर्गिज का, सी पिग्मी का, डी बुशमैन का। तो इसका सही उत्तर है बी किर्गिज का। किर्गिज के घर को यूर्थ के नाम से जाना जाता है। अन्य हम देख लेते हैं। एस्किमो के जो घर होते हैं उनको इग्लू कहा जाता है। पिग्मी के जो घर होते हैं उन्हें मोगुलस कहते हैं। और बुशमैन जो है वो लकड़ी की गुंबदाकार झोपड़ी बनाकर, जिसको पत्तियों एवं खालों से ढककर उसी पे निवास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी में लोएस के निक्षेप को क्या कहते हैं? ए एडोब, बी लिमन, सी प्लाया, सी डी सीप। इसका सही उत्तर है ए एडोब। संयुक्त राज्य अमेरिका में के मिसिसिपी में लोएस के निक्षेप को हम एडोब कहते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन भूगोलविद्ता ब्रिटिश भूगोलविद्ता है? ए ब्लास, बी हैगेट, सी हेटनर और डी है रेडजेल। इसका सही उत्तर है बी हैगेट। हैगेट एक ब्रिटिश भूगोलविद्ता थे, जबकि ब्लास जो थे वो फ्रांसीसी, हेटनर जर्मन भूगोलविद्ता थे और रेडजेल भी जर्मन भूगोलविद्ता। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 101। भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है, उक्त कथन किसने दिया था? ए ब्लास द्वारा, बी डिमांजिया द्वारा, सी सावर द्वारा और डी है बूल्स द्वारा। इसका सही उत्तर है सी सावर। कार्लो सावर ने, उनका ये प्रमुख कथन है, भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है। इनकी एक पुस्तक थी, प्रमुख पुस्तक है द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। कार्लो सावर की पुस्तक द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप और कल्चरल ज्योग्राफी। इनकी प्रमुख पुस्तक द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप और दूसरी है कल्चरल ज्योग्राफी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। विश्व में सबसे प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण कहाँ मिलता है? ए मेसोपोटामिया, बी सिंधु, सी हड़प्पा, डी मिस्र। इसका सही उत्तर है ए। विश्व के सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया, जहाँ पर सबसे प्राचीन नगरीकरण देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? ए पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय, बी मध्य प्रदेश, बिहार, सी है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, डी है आंध्र प्रदेश, विदर्भ। इसका सही उत्तर है ए पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम में स्थित है। पश्चिमी घाट में जहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 104। उड़ीसा के सुपर साइक्लोन चक्रवात 1999 के पश्चात चक्रवात में अधिकतम पवन गति वेग मापा गया था? ए हुदहुद, बी नीलोफर, सी थाने, डी
फॉलिन। इसका सही उत्तर है डी फॉलिन। डी फॉलिन उड़ीसा के सुपर साइक्लोन के बाद फॉलिन जो 2013 में चक्रवात आया था, यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसकी गति सर्वाधिक थी, पवन गति मापी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 105 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का कौन सा क्षेत्र है? ए पूर्वी घाट, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिमी घाट, डी पश्चिमी हिमालय। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसका सही उत्तर जो है वह है सी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, अंडमान निकोबार पे। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 106 डिनारिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है, कहाँ निवास करती है? ए स्विट्जरलैंड, बी उत्तरी स्कैंडिनेविया, सी पुर्तगाल और डी है पोलैंड। इसका सही उत्तर है डिनारिक प्रजाति जो है वह स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, निवास करती है। यह मुख्य रूप से नॉर्डिक तथा आर्मिनाइड प्रजाति के समूह के अंतर्गत ही डिनारिक प्रजाति को रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 दाक्षा कृषि क्या है? ए वनों का संरक्षण, बी अंगूरों का उत्पादन, सी कृषि का आदिम प्रकार, डी गन्ने का उत्पादन। सही उत्तर है बी अंगूरों का उत्पादन। जिसे दाक्षा कृषि से संबंधित होता है वो अंगूरों का उत्पादन होता है, जिसमें अंगूरों की बोआई और उनके पोषण, उनके देखरेख को शामिल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची ए में खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र दिया हुआ है और सूची 2 में अन्वेषण वर्ष दिया हुआ है। ए मंगला, बी नहरकटिया, सी बदरपुर और डी है डिगबोई। इसका सही उत्तर है मंगला जो है 2004 में, 2004, नहरकटिया 1953, बदरपुर 1954 और डिगबोई 1889 में इसका अन्वेषण हुआ था। मंगला जो है आपका राजस्थान में है और ये जो 3 है ये बाकी असम में है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 अत्यधिक गहराई परत में जमने वाली मैग्मा को कहते हैं? ए लैकोलिथ, बी सेल, सी डाइक, डी बैथोलिथ। देखिए आग्नेय चट्टान का पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा डी बैथोलिथ। आग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है बहिर्वेदी और एक होता है अंतर्वेदी। तो अंतर्वेदी चट्टान के ही ये स्वरूप है जो मध्य चट्टानी या पाताली चट्टानों के अंतर्गत आते हैं, जैसे लैकोलिथ, सेल, डाइक और बैथोलिथ। जिसमें बैथोलिथ जो होता है वो अत्यधिक गहराई पे जमने वाला एक मैग्मा का स्वरूप है। वहीं पर जो लैकोलिथ होता है वह गुंबदाकार आकृति में पाया जाता है और सेल जो है वो कुछ इस प्रकार से मध्यवर्ती भाग में ही मैग्मा कुछ इस प्रकार से दरारों में जम जाता है जिसे सिल कहा जाता है। और डाइक जो है वो ऐसे होता है, लंबवत रूप में मैग्मा दरारों में जब जम जाता है तो इसे हम डाइक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 पेनी प्लेन की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ए एल्सी किंग, बी ए.के. लोबेक, सी ए होम्स, डी C.H. क्रिक में। इसका सही उत्तर है पेन प्लेन जो था क्रिक में द्वारा दी गई है।
क्रिग्मे, CH क्रिग्मे के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। और हम एलसी किंग ने पेडिप्लेनेशन संकल्पना प्रस्तुत की थी, पेडिप्लेनेशन की। और होम्स जो थे वो संवहन तरंग सिद्धांत, संवहन तरंग सिद्धांत दिया था उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ए क्रिस्मैन, बी टॉन्सले, सी एल्टन, डी ओडम। इसका सही उत्तर है बी टॉन्सले। टॉन्सले ने पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था, जबकि पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग जो किया था वो जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकल ने, जर्मन वैज्ञानिक थे अर्नस्ट हैकल ने। अर्नस्ट हैकल ने पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया था, जबकि पारिस्थितिक तंत्र का टॉन्सले, एजी टॉन्सले ने 1935 में पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, पश्चिमी घाट को इस नाम से भी पुकारा जाता है। काफी इजी क्वेश्चन है। तो ए शिवालिक श्रेणी, बी विंध्याचल श्रेणी, सी अजंता श्रेणी, डी सह्याद्री श्रेणी। इसका सही उत्तर है डी सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी पश्चिमी घाट को जाना जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, अत्यधिक विस्तार में भूमि निक्षेप पाए जाते हैं। ए आर्कटिक तट, बी पूर्वी अफ्रीका तट, सी पूर्वी द्वीपीय समूह के समीप, और डी है उत्तरी अफ्रीका तट। इसका सही उत्तर है सी। अत्यधिक जो भूमि निक्षेप पाया जाता है वो पूर्वी द्वीप समूह के समीप पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? ए साग सब्जी, बी दूध, सी अनाज, डी मुर्गी पालन। इसका सही उत्तर है ए। ट्रक फार्मिंग जो है वो साग सब्जी, फलों, फूलों के उत्पादन से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है कि इस कृषि में उत्पादों का जो परिवहन होता है वो ट्रक के माध्यम से होता है, इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। इसका जो सर्वाधिक विकास हुआ है यह उत्तर पूर्वी भाग यूएसए का, उत्तर पूर्वी भाग इंग्लैंड, कैलिफोर्निया, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड आदि स्थानों पर इसका सर्वाधिक विकास हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब प्रारंभ की गई? ए 2014, बी 2012, सी 2018, डी 2016। इसका सही उत्तर है बी 2012। भारत में 3 राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई थी 3 बार। पहली जो थी 1987 में, दूसरी 2002 में और तीसरी 2012 में बनाई गई है। इसका जो बनाने का राष्ट्रीय जल नीति का जो मेन कारण है वो है राष्ट्रीय जल नीति में जल को एक प्राकृतिक संसाधन मानते हुए, जीवन, आजीविका, खाद्य सुरक्षा, निरंतर विकास का आधार माना है। तो यहाँ पर जो तीसरी जो राष्ट्रीय जल नीति वो है 2012 में प्रारंभ की गई थी। इसका सही उत्तर है बी 2012। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, प्रसिद्ध पुस्तक मैन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन किसकी लिखी हुई है? ए कार्लोस सावर, बी ग्रिफिथ टेलर, सी जेम्स और मार्टिन, डी हंटिंगटन। इसका सही उत्तर जो है वो है हंटिंगटन। मैन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन जो है हंटिंगटन महोदय ने लिखा था यह पुस्तक। यह एक प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता है
अमेरिकी भूगोलवेत्ता है। ये नियतिवाद के समर्थक है, नियतिवाद के समर्थक है। और इन्होंने प्राकृतिक वातावरण में जलवायु को सर्वप्रमुख माना है, प्राकृतिक वातावरण में जलवायु को सर्वप्रमुख माना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य कारण क्या है? ए, रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से, बी, ग्रहीय संवर्धन से, सी, रुद्धोष्म संपीड़न से, और डी है सूर्य तप से। इसका सही उत्तर है ए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ऊष्मा का जनन होता है वो रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में भारत में क्रांतियां दी हुई है और उनको संबद्ध करना है। ए है श्याम क्रांति या काली क्रांति, बी, पीत क्रांति, सी, बादामी क्रांति, डी है वर्तुल क्रांति। जिसको हम देखते हैं, काली क्रांति जो है ये पेट्रोलियम उत्पादन संबंधित होती है, पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन संबंधित है, बादामी क्रांति मधुमक्खी पालन से संबंधित है, और वर्तुल क्रांति जो है वो आलू के उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, रुको और जाओ निश्चयवाद प्रतिपादन किसने किया है? ए, मैकिंडर, बी, ब्लास, सी, स्ट्रेबो, और डी, टेलर। इसका सही उत्तर जो है वो है डी, टेलर। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने रुको और जाओ नियतिवाद या निश्चयवाद का प्रतिपादन किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, वायुमंडल की परतों में निचली परत कौन सी है? ए, समताप मंडल, बी, परिवर्तन मंडल, सी, ओजोन मंडल, डी, बहिर्मंडल। इसका सही उत्तर है बी, परिवर्तन मंडल, जिसे हम क्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्षोभ मंडल जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रतिवेदन 2015 में के अनुसार 188 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत कोटि पर है? ए, 131, बी, 119, सी, 139, डी, 147। यहाँ पर हम नया डाटा को देखते हैं। 2022 के अनुसार HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग थी वो 134 थी, जिसमें और अन्य चीज़ देख लेते हैं हम। HDI के जो फादर या जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ HDI, वो है महबूब उल हक, महबूब उल हक। और इसी में SDI में प्रथम रैंक में जो है वह है, प्रथम रैंक में स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, और देख लेते हैं हम भारत में जो जीवन प्रत्याशा है वो भी नए आंकड़ों के अनुसार जीवन प्रत्याशा 67.7, पहले 67.2 थी तो अब बढ़कर 67.7 हो गई है। तो यहाँ पर जो भारत की रैंकिंग है वो 134 है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, संपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष में प्रकाश में आई? ए, 1992, बी, 1991, सी, 1990, और डी है 2005। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ए, 1992। आयोग ने इसे 1992, इसका सही उत्तर 1992 माना है। लेकिन जो ये अवधारणा थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे टिकाऊ विकास भी कहा जाता है, टिकाऊ विकास, इसकी जो अवधारणा थी ये 1987 में पर्यावरण तथा विश्व सम्मेलन हुआ था एक, जिसमें एक प्रसिद्ध रिपोर्ट आई थी आवर कॉमन फ्यूचर,
आवर कॉमन फ्यूचर या हमारा साझा भविष्य, जिसमें बटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। बटलैंड रिपोर्ट, बटलैंड रिपोर्ट के नाम से आता है। उसी के अंतर्गत टिकाऊ विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संपोषित विकास की अवधारणा जो प्रवर्तित हुई थी। इसका सही उत्तर होना चाहिए 1987, लेकिन यहाँ पर माना गया है 1992, क्योंकि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें एक लक्ष्य रखा गया था संपोषित विकास का, हो सकता है इसलिए इसके कारण इसको आंसर मान लिया है, और यहाँ पर 1987 दिया भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, बिग इंच पेट्रोलियम पाइपलाइन किस देश में संचालित होती है? ए यूएई, बी यूएसए, सी रूस, डी वेनेजुएला। इसका सही उत्तर है बी यूएसए। बिग इंच पाइपलाइन जो है वो यूएसए के मैक्सिको की खाड़ी से लेकर मैक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं से खनिज तेल को उत्तर पूर्वी भागों तक पहुंचाती है। उत्तर पूर्वी भागों तक पहुंचाती है। यह जो पाइपलाइन है वो यूएसए में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 124, ऊष्मा का हस्तांतरण को कहा जाता है? ए संचालन, बी संवहन, सी ऊर्जा विकिरण, डी विद्युत चुंबकीय हस्तांतरण। इसका सही उत्तर है संचालन। ऊष्मा के हस्तांतरण को संचालन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज के वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन है 125, विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है? ए वैकल्पिक ऊर्जा, बी ऊर्जा कटौती, सी पेट्रोलियम, डी कोयला। तो इसका सही उत्तर है ए वैकल्पिक ऊर्जा। यदि विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान करना है तो वैकल्पिक ऊर्जा या नवीकरणीय जो स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत या फिर गैर परंपरागत, जिन्हें कहा सकता है परंपरागत स्रोत, जिसके अंतर्गत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि को शामिल किया जाता है, जो एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है या नवीकरणीय स्रोत है। यदि ऊर्जा संकट का समाधान करना है तो इसका सही उत्तर है वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही हो। यदि कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।